गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टारगेट डिफेंस एकेडमी। है ना, डेली की टॉप करंट अफेयर्स लेके मैं फिर से आज आपके सामने आ गया हूं। आज है 28 अक्टूबर और आज की टॉप करंट अफेयर्स में आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं। आई होप कि आपने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। अब पढ़ाई की तरफ वापस आने का टाइम आ गया है, तो शुरू करते हैं वापस अपनी तैयारी को। है ना, शुरू हो जाइए, लग जाइए। जितना भी आपने छुट्टी मना ली थी मना लिया है। अब सीधे हम रोड टू खड़गवासला की तरफ चलेंगे, है ना, ताकि आपको सब चीजें समझ में आ जाए। ठीक, तो हमारा जो आज का ये सेशन है, इसमें हमने बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, और आपको यहां से पेपर में क्वेश्चन मिलने के काफी चांसेस बन जाएंगे। हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टारगेट डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर इस क्लास की पीडीएफ प्लस इस तरह के और क्विजेज लगातार पढ़ते रहते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। चलो शुरू करते हैं आज के पहले करंट अफेयर से। पहला है 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम वर गोइंग टू हेल्ड इन। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहां पर आयोजित होगा? है ना, राजस्थान, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तो खेलो इंडिया के कई अलग अलग संस्करण होते हैं। इसमें यूनिवर्सिटी गेम यूनिवर्सिटी लेवल से स्पोर्ट्समैन को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लिए सिलेक्ट करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट में आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उड़ीसा में हुआ था 2020 में, और 5वां कहाँ हो रहा है बेटा? 5वां हो रहा है आपका राजस्थान में। राजस्थान के 7 शहरों में इसका आयोजन होगा 24 नवंबर से। जयपुर इसका मेन सेंटर होगा। जयपुर के अलावा उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ठीक है, ये सारे एरियाज इसमें शामिल होंगे, इसे ध्यान रखिएगा। तो 7 शहरों में आयोजित होगा 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। किस राज्य के? राजस्थान के। ठीक है, चलिए, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, 18 से 25 साल के युवाओं को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार करना ही इसका मेन मोटिव है ना। चलिए, वहां से उनको सिलेक्ट करेंगे, उनकी प्रतिभा को छाटेंगे और छाटकर इंटरनेशनल लेवल पर लेके आएंगे। हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गेट द ब्रिटिश अंपायर मेडल? पहला भारतीय वो कौन बना जिसने ब्रिटिश अंपायर मेडल पाया? ब्रिटिश अंपायर मेडल आज तक किसी भारतीय को नहीं मिला है, तो पहला भारतीय वो कौन है जिसको ब्रिटिश अंपायर मेडल मिला? अरुणिमा कुमार, अरुंधति राय, सरोज कुमार, नीतीश कुमार। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ये जो अवार्ड है ये एक क्लासिकल डांसर को मिला है जिनका नाम है अरुणिमा कुमार। अरुणिमा कुमार जी जो है ये फीमेल कुचिपुड़ी डांसर है। कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है। आप मुझे कमेंट में बताइए ये कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट से रिलेट करता है। ठीक है, चलो, तो अरुणिमा कुमार जी को मिला। इन्होंने कई हजार बच्चों को ट्रेन किया है कुचिपुड़ी के लिए, और इनको ये अवार्ड दिया गया है। काफी हायर अवार्ड है, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बिकम द डैश लार्जेस्ट एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। है ना, दुनिया की कौन से नंबर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स बन गई है इंडिया? तो दूसरा, तीसरा, चौथा कि 5वां? तो देखो, चाइना को पीछे छोड़ते हुए इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरफोर्स बन गई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सिर्फ इससे आगे सिर्फ 2 ही देश हैं, एक है यूएस, दूसरा है रशिया। यूएस और रशिया के बाद अब किसका नंबर आता है? भारत का। ठीक है, तो दुनिया की तीसरी स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स अब कौन सी है? भारत की है, याद रखिएगा। चाइना अब चौथे नंबर पे आ गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज भी है। ठीक है, आपके एनडीए सीडीएस लेवल का ही बनाया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, नंबर एलसीए तेजस MK1A मैन्युफैक्चर एट द 3rd प्रोडक्शन लाइन ऑफ HAL नासिक। ठीक है, पहला आ गया। ठीक है, फर्स्ट 2 प्रोडक्शन लाइन ऑफ LCA आर लोकेटेड इन बेंगलुरु। विद दिस 3rd प्रोडक्शन लाइन HAL will achieve total production capacity of 24 एयरक्राफ्ट पर ईयर। तो देखो, तेजस MK1A के बारे में अगर हम बात करें तो ये इंडिजीनियसली मेड हमारा एयरक्राफ्ट है, और इसके बारे में अगर हम बात करें HAL को इसको बनाने का ठेका मिला हुआ है। तो इसकी 2 प्रोडक्शन यूनिट ऑलरेडी चल रही थी बेंगलुरु में, तीसरी प्रोडक्शन यूनिट अभी कहाँ शुरू हुई? नासिक में। तो पहला वाला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। और इस तीसरी प्रोडक्शन यूनिट के साथ अब इंडिया में अगर तेजस की पर ईयर मेकिंग नंबर्स की बात करें कि भैया कितने प्रोडक्शन होंगे, तो वो हो जाएंगे अब 24। पहले ही होते थे लेस देन 20, अभी ये कितने हो गए? 24। तो अब देखा जाए तो यहां पर सही आंसर क्या है? 1, 2 एंड 3 तीनों इसके आंसर सही है। आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस डी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में पुट हो सकते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो तेजस के बारे में काफ़ी चर्चा चल रही है, तो तेजस को बनाने का और इसकी प्रोडक्शन यूनिट के बारे में ही क्वेश्चन बन सकता है आपसे। ये नहीं पूछेगा कि तेजस की स्पीड क्या है या तेजस के बारे में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं पूछेगा, थोड़ा सा जनरलाइज करंट अफेयर से जोड़ के आपसे पूछा जाएगा। तो ये डिफेंस वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम 2017 टू 2022 द नंबर ऑफ केसेस ऑफ पॉस्को एक्ट इंक्रीज बाय विच परसेंट। ठीक है, तो जो पॉस्को एक्ट है वो चाइल्ड, जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनको सेक्सुअली अब्यूज करने के खिलाफ बनाया गया एक एक्ट है, जो 2012 में बना था, है ना। और जब से ये बना है उसके लगभग एक दशक होने के बाद भी अब आपको देखने को मिल रहा है इसमें कुछ सुधार। लेकिन पिछले 2017 से 22 के बीच में कितने इस तरह पॉस्को के अंदर, है ना, केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं? 90%, 84%, 74%, 94%। तो ये केसेस जस्ट डबल हुए हैं, 94%, याद रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम 2017 टू 2022 94% नंबर 94% ऑफ द केसेस विल इंक्रीज अंडर पॉस्को एक्ट, याद रखिएगा। ठीक है, लगातार ये केसेस बढ़ रहे हैं। इससे दो चीजें हमें सामने आ रही है कि पहली चीज, ये घटनाएं सिस्टम में बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती हैं। पहले हम इसको नोटिस नहीं कर पाते थे, अब इसको नोटिस कर रहे हैं। दूसरी चीज कि अगर देखा जाए तो माइनर जो 18 से कम है उनके खिलाफ इस तरह की घटना में एशिया में 3 देश बहुत आगे हैं, इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। वहां पे इस तरह की गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार 8 में से 1 बच्चा यौन शोषण का शिकार होता है ना, सेक्सुअली अब्यूज या हैरेसमेंट का शिकार होता है, इसे ध्यान रखिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं चिंता का विषय है हमारे लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए और एशिया इन सब मामलों में काफ़ी आगे है। तो इस तरह की चीज़ें जब एशिया से जाएंगी तभी हमारा एशिया और इंडिया जैसे देश डेवलप हो सकते हैं। 8 में से 1 बच्चे का इस तरह की घटना से जुड़े होना मतलब एक बहुत गहन चिंतन का विषय है। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े हैं, इन आंकड़ों से हमें बहुत कुछ पता चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2025? ठीक है, आज है 28 ऑफ अक्टूबर और आज ही के दिन हम मनाते हैं क्या, इंटरनेशनल एनिमेशन डे, है ना। इंटरनेशनल एनिमेशन डे की बेटा अगर हम बात करते हैं तो 2022 से स्टार्ट हुआ। इंटरनेशनल एनिमेशन डे की अगर हम बात करते हैं तो ये 2002 से स्टार्ट हुआ है। और अगर हम बात करते हैं तो इस साल की इसकी थीम क्या है, द क्रिएटिव क्रॉसरोड बिटवीन ह्यूमन एंड एआई। द क्रिएटिव क्रॉसरोड बिटवीन ह्यूमन एंड एआई। ठीक है, क्योंकि आजकल एआई का जमाना है, तो एनिमेशन में भी एआई को इस्तेमाल करेगा, कौन करेगा, ह्यूमंस करेंगे। तो इनके बीच की जो कनेक्शन है उसको लेकर ये थीम बनाई गई है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल एनिमेशन डे हर साल कब मनाया जाता है, 28 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए बात से आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया इस बार की थीम। ठीक, 28 अक्टूबर को हम हर साल इंटरनेशनल एनिमेशन डे बनाते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया टू चाइना स्टार्टेड? इंडिया और चाइना के बीच की फ्लाइट लगभग कोविड के बाद से बंद हो गई थी। कोविड का जो केसेस आना शुरू हुए तो भारत और चाइना के बीच का ये संतुलन बिगड़ चुका था। लेकिन अभी रिसेंटली कोलकाता से चाइना के बीच की फ्लाइट इंडिगो ने स्टार्ट कर दी है और ये लगभग 5 साल के बाद ऐसा हुआ है ना। 2020 में आखिरी बार फ्लाइट चली थी और उसके लगभग 5 साल के बाद ये वापस स्टार्ट कर दी गई है। तो लगभग 5 साल के बाद ऐसा हुआ है। डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन चाइना एंड इंडिया नाउ आर रियलिटी। कोलकाता से ग्वांगजू लॉन्च टुडे, है ना। तो याद रखिएगा अब ये फ्लाइट शुरू हो गई है और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज है भारत के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हु बिकम द न्यू मेंबर ऑफ आसियान? आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आसियान की बेटा अगर हम बात करते हैं तो साउथ ईस्ट एशिया में जितने भी देश हैं उनका ग्रुप है। आसियान कब बना था? आसियान बना था 1967 में। 1967 में आसियान फॉर्म हुआ था। ठीक है, अगर हम आसियान की बात करते हैं तो आसियान का हेडक्वार्टर इंडोनेशिया जकार्ता में, है ना।
जकार्ता में पड़ता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, आसियान कब बना था? आसियान बना था 1967 में। ठीक है, उसमें कुल मेंबर जब ये बना था तो कितने थे भाई? 10 मेंबर थे। अभी एक 11वां मेंबर ऐड हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया में। और इसका जो नया मेंबर बना है वो बना है ईस्ट तिमोर। कौन बना है? ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर आपका आसियान का नया मेंबर बना है। तो अब कुल मिलाकर आसियान देशों में कितने मेंबर्स हैं? 11 मेंबर्स हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखने वाली चीज है। ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी, ईस्ट तिमोर। ठीक है, आसियान का जो 11वां मेंबर बना है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्टे, इसको ये भी बोल सकते हैं, तिमोर बोल सकते हैं, तिमोर लेस्टे बोल सकते हैं, ईस्ट तिमोर बोल सकते हैं। अगर देखा जाए तो एशिया का सबसे यंगेस्ट कंट्रियों में से एक है ईस्ट तिमोर, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। तो ये 11वां मेंबर बन गया। अब मुझे आप 10 मेंबर्स जो आसियान के हैं उनके नाम फटाफट कमेंट में बताइए। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, सतीश शाह डाइड रिसेंटली, है ना। सतीश शाह एक बहुत पॉपुलर हस्ती है, सब कोई उनको जानता होगा। ही वॉज वो क्या थे? एक्टर, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्समैन की जर्नलिस्ट। तो जब हम सतीश शाह जी के बारे में बात करते हैं, इनका अभी रिसेंटली निधन हो गया। ये एक बहुत ही फेमस एक्टर, कॉमेडियन एक्टर रहे हैं और कई सारी फिल्मों में हमने इनके रोल्स देखे हैं, है ना। एट द एज ऑफ 74 इनका अभी रिसेंटली निधन हुआ, तो ये काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये एक एक्टर है सतीश शाह जी, आप देख सकते हैं। शायद आपको नाम से ना पता हो, लेकिन अभी आप इनकी फोटो देख के इनको पहचान सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द ओनली मॉस्किटो फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया का एकमात्र मॉस्किटो फ्री नेशन कौन सा है? आइसलैंड, चाइना, रशिया की इंडिया। तो भाई अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आइसलैंड इसका आंसर है ना। आप सोच रहे होंगे इस तरह का भी क्वेश्चन होता, बिल्कुल है ना। अब ये क्यों न्यूज में देखो, आइसलैंड दुनिया का एकमात्र, ठीक है, आइसलैंड की बेटा अगर हम बात करें तो आइसलैंड दुनिया का एकमात्र मॉस्किटो फ्री नेशन है, बट अभी रिसेंटली वहां पर मॉस्किटोस पाए गए। तो अब ये स्टेटस कितने दिन तक रहता है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि अभी तक तो ये आइसलैंड में ऐसा होता था, लेकिन अभी भी ग्लोबल वार्मिंग के चलते वहां पर मॉस्किटोस के एग्जिस्टेंस देखने को मिल गया है, जिसके चलते ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो याद रखिएगा, आइसलैंड पहले ये आंसर होता था, हो सकता है आने वाले टाइम में ये ना रहे। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन मैंने पुट किया है, क्योंकि ये चर्चा का विषय है। ठीक है, तो द ओनली मॉस्किटो फ्री नेशन ऑफ द वर्ल्ड इज आइसलैंड। लेकिन कब तक, कितने टाइम तक, है ना, हो सकता है ये स्टेटस खत्म हो जाए। ठीक, आइसलैंड की अगर हम बात करें तो आर्कटिक के सबसे करीब देश आइसलैंड ही है। आर्कटिक पर बहुत सारे देश हैं, बट आर्कटिक लाइन पर 66.5 पर सबसे नियर अबाउट कंट्री जो है वो कौन सी है? आइसलैंड है। और आइसलैंड दुनिया का एकमात्र मॉस्किटो फ्री नेशन है, बट कब तक ये देखने वाला है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ जो आपके नॉलेज बेस को भी बढ़ाएंगे और एग्जाम के हिसाब से बनाए हैं, तो और देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टारगेट डिफेंस एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, वहां पर आकर आप इस तरह की और अपडेट पा सकते हो। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ और नए करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।